नमस्कार। पिछली क्लास में हमने समझा था रीट का जो सिलेबस है वो क्या है। आज हम जो पहला टॉपिक है वो देख रहे हैं वर्ण विच्छेद या जिसे वर्ण विश्लेषण भी कहा जाता है। मैं सबसे पहले ये अपेक्षा करता हूं कि मेरे सामने बैठे सभी विद्यार्थी जो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं, जो काफी गंभीर और बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण, दो प्रश्न यहां पर। नंबर एक, वर्ण विश्लेषण को मैं इस तरह से भी लिख सकता था, वर्ण विश्लेषण, तो उससे मैंने वर्ण विश्लेषण इस तरह से क्यों लिखा है उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण टॉपिक है क्या और ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ रहे हैं, यहां देखिए आप, शब्दकोश के लिए। और ये शब्दकोश का प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड में तो जो हिंदी में, वहां तो स्पेशल से टॉपिक दिया हुआ है। उसके अलावा ये पटवार और रीट में भी पैटर्न है इस तरह के प्रश्न पूछे जाने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण विच्छेद जो शब्दकोश के लिए पढ़ा जाना है। तो यहां वर्ण विच्छेद से पूर्व हम बात करते हैं, ये जो कोश शब्द है इसका क्या अर्थ है। एक कोश, क्योंकि ये युग्म शब्द में पूछा जा सकता है। एक ये वाला कोश और एक ये कोश, इन तीनों का उच्चारण भी समझे। कोश, कोश और कोश, ये जो शय शलगम का है ऐसा कहते हैं। जो वैयाकरण है, वैयाकरण का अर्थ आप जानते हो। आपको धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी, अपना शब्द ज्ञान बढ़ाना है। एक वन वर्ड में, वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण को जानने वाला। हिंदी का व्याकरण जो है, जैसे जैसे बातें याद आती जाएगी, सामने आती जाएगी, वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले तो जो मुझे अभी भी बात याद आई है वो है, व्याकरण जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जब हम लिंग पढ़ेंगे उस समय देखेंगे किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानने के लिए हमें उससे पहले अच्छा या अच्छी शब्द जोड़कर देख लेना चाहिए। पंखा, अच्छा पंखा, इसका मतलब वो पुल्लिंग शब्द है। पत्थर, अच्छा पत्थर, इसका मतलब पुल्लिंग शब्द है। नदी, अच्छी नदी, इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। पहाड़, अच्छा पहाड़, इसका मतलब वो पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यहां जो व्याकरण शब्द है, तो व्याकरण जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऐसे शब्द जहां अच्छा और अच्छी हम गलत प्रचलन में या गलत व्यवहार में करने से वहां प्रश्न गलत हो सकता है। व्याकरण शब्द जो है वो पुल्लिंग है। पुनः सुने, व्याकरण शब्द पुल्लिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट जब उनको ये बताया जाता है उनको लगता है, हो सकता है कि बाई मिस्टेक उन्होंने बता दिया होगा, सर कहीं चूक गए होंगे। 100% व्याकरण जो शब्द है, हिंदी का व्याकरण, अंग्रेजी का व्याकरण, और हम किस तरह से बोलते हैं, हिंदी की व्याकरण, अंग्रेजी की व्याकरण। जब प्रश्न पूछा जाता है तो वही प्रश्न पूछा जाता है जो गलत प्रचलन में है, जो भूलवश, अज्ञानतावश जिसको गलत कर सकते हैं, पेपर सेटर वही प्रश्न देता है। तो व्याकरण जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। व्याकरण को जानने वाले उसे कहा जाता है वैयाकरण। तो हमारे जो वैयाकरण है वो ऐसा मानते हैं कि शय शलगम का उच्चारण प्रॉपरली 100% केवल लड़कियां कर सकती है। उनके जो वोकल सिस्टम में इस तरह से उनकी जो संरचना होती है कि शय का उच्चारण पूरी तरह से शुद्ध केवल लड़कियां कर सकती है। फिर भी एक लड़का भी उसे काफी अच्छे तरीके से बता सकता है कि ये श है, ये श है और ये स है जो दंत्य है। तीनों का आइए अंतर देखते हैं। ये जो कोश है ये है शब्दों का खजाना, ये है शब्दों का खजाना। इसके बाद में देखें कोश, ये है लक्ष्मी का खजाना, ये लक्ष्मी का खजाना। ये शब्दों का खजाना अर्थात समूह, समूह ऐसा कह सकते हैं अपन, शब्दों का समूह, लक्ष्मी का खजाना। और कोश ये है दूरी की एक इकाई, ये है दूरी की इकाई। किस तरह से इनको याद रखना है आप देखें,
शब्दों का समूह है। शब्द में श कौन सा आ रहा है? श शलगम का। तो इसका मतलब कोश वो होगा जो श शलगम का आता है, वो शब्दों का खजाना। फिर है ये कोश से सड़क, दूरी की इकाई हम मापते हैं सड़क पर, तो से सड़क ये दूरी की इकाई। अब कोश लक्ष्मी का खजाना अपने आप बच गया, या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इस से में ये पूरी तरह से बंद है, इसलिए इसको लक्ष्मी का खजाना, लक्ष्मी को हमेशा बंद रखा जाता है। ये हो गई अपनी एक बात। आइए अब अपन देखते हैं वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण किसे कहा जाता है। बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जो बहुत छोटी बात होती है परीक्षा में वही बात बड़ी बनती है। तो किस तरह से, वो देखें। यदि कहीं पर व्यंजन लिखा हुआ है और उस व्यंजन के, जैसे ये हलंत है जिसे मूल ध्वनि कहा जाता है, हम पढ़ेंगे आगे वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है, मौखिक इकाई क्या है, सार्थक इकाई क्या है, भाव के आधार पर जो भाषा की इकाई है वो क्या है, भाषा की सार्थक पूर्ण इकाई क्या है। वहां केवल प्रश्न जिस तरह से पूछा जाता है उसी अंदाज में उत्तर देना होता है। जब किसी व्यंजन के पश्चात यदि स्वर लिखा हुआ है, उसका सीधा सा अर्थ है कि स्वर से पहले जब व्यंजन होता है, या यूं माने व्यंजन के तुरंत बाद में स्वर होता है, दोनों ही एक ही बात है, तो वहां स्वर डेफिनेट उसमें शामिल होगा। अर्थात किसी भी व्यंजन के पश्चात यदि कोई भी स्वर लिखा हुआ है तो वहां शामिल होगा। यही छोटी बातें अभी किस तरह से बड़ी बनेगी देखना आप। आपको लगेगा वास्तव में इतनी छोटी बात जो भी बता रहे थे और हम ये मान रहे थे कि इसको बताने की कहां आवश्यकता, वो इतनी बड़ी बात बन जाती है। तो उसको इसलिए आप लोगों का बहुत ज्यादा अवधान जिसे कहा जाता है वो मैं यहां चाहूंगा। यहां देखिए कि यदि किसी व्यंजन के पश्चात जब स्वर मिलता है तो वो डेफिनेट उसमें शामिल होता है, लेकिन यदि कोई स्वर पहले और उसके बाद में व्यंजन है तो वो किसी भी सूरत में शामिल नहीं होगा, उसको इसी तरह से लिखना होगा। अब यही कुछ विशेषता र की देखते हैं। यदि आधा र है और उसके बाद में कोई व्यंजन लिखा हुआ है, ये व्यंजन पूरा है, इसको यदि मैं हलंत लगा करके इस तरह से लिखूं, इसका मतलब ये स्वर किस में मिलेगा, ये इस व्यंजन में मिलेगा, अतः मैं पूरा होगा। और आधा र हमेशा ऊपर जाकर बैठता है, ये आधा र है जो ऊपर बैठता है। गणित में आपसे पूछा जाता है कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं। यदि 8 के ऊपर 5 लिखा हुआ है यानी 5/8 ये उचित भिन्न है, और यदि 8 ऊपर और 5 नीचे है ये अनुचित भिन्न है। किस तरह से, यदि एक 8 साल का बच्चा और उसके ऊपर 5 साल का बच्चा बैठ गया, उचित बात है, कोई अनुचित नहीं है, लेकिन 5 साल का नीचे और 8 साल का ऊपर अनुचित बात हो गई, ये अनुचित भिन्न है। छोटा हमेशा ऊपर बैठता है, तो ये छोटा ऊपर बैठा है। अब मैं इनको उल्टे क्रम में, यदि ये इस तरह से लिखा हुआ है, अब बताएं आप कि इसमें आधा क्या है, पूरा क्या है, इसका वर्ण विश्लेषण क्या होगा। तो इसका वर्ण विश्लेषण, सबसे पहले ध्वनि किसकी आ रही है, प की, र की बाद में आ रही है पर, पर, प्र जिसको हम बोलते हैं, यदि उसको स्लो मोशन में बोला जाए प्र, तो प पहले है और र बाद में है, लेकिन आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है। देखो ये नीचे है और जो नीचे है डेफिनेट वो पूरा है, इसका मतलब प जो है वो आधा है और र है वो पूरा है। इसीलिए जो आधा दिखता है वो पूरा होता है, जो पूरा दिखता है वो आधा होता है। ये नीचे है इसका मतलब ये पूरा है। तो एक बात ध्यान में क्या रखनी है, जो नीचे है वो पूरा है, जो ऊपर है वो आधा है। अब यदि यहां पर मैं द के नीचे र लगा दूं तो भी बात वही है, द आधा और र पूरा है। यदि मैं है के नीचे ये र लगा दूं, जैसे हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर, तो है के नीचे हलंत और रे पूरा बताना है। इसी तरह से जब ब्रह्मा शब्द लिखते हैं अपन,
तो है के नीचे ये मैं लगा हुआ है, तो जो है वो आधा है और इसका मतलब मैं पूरा है। इसका सीधा सा अर्थ जो है वो ये है कि यदि इस तरह से कोई भी शब्द, कोई भी वर्ण लिखा हुआ हो, जैसे द लिखा हुआ है और उसके नीचे वह है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, द आधा है और वह पूरा है। में वो सभी संभावित वर्ण कि जिनसे बाहर न तो आपके काम पड़ेगा और न उनसे बाहर कभी पूछा जा सकता है। यदि द के नीचे ध लिखा हुआ है, इसका मतलब द आधा है और ध पूरा है। तो अब आप बताएं, यदि है के स्थान ये नीचे न लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ है आधा है और न पूरा है। किसी टॉपिक को जब पढ़ते हैं पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं। शब्दकोश के लिए, शब्दकोश के लिए हमें वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण की यात्रा करनी होगी। तो वर्ण विच्छेद से हम शब्दकोश पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए, ये जो है के नीचे मैंने न लिखा है, आपको जैसे जैसे आवश्यकता हो स्क्रीनशॉट लेते रहें। यदि इस है के नीचे जो न लिखा हुआ है, उस न को यदि हम देखें तो एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, चिन्ह, और इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया चिन्ह, और इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया। मुझे लगता है तीनों ही सही है। जी नहीं, इसमें से ये चिन्ह जो है वो गलत हो गया और वो दोनों राइट हैं। तो ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि वह न पहले है बाद में, न आधा है पूरा है, जबकि यहां पर होना क्या चाहिए, है आधा न पूरा। देखते हैं कि किसी भी वर्ण में जब नीचे लगा हुआ है तो वो पूरा है और जो ऊपर रह जाता है वो आधा है। जैसे है के नीचे यह लगा हुआ है, इसका मतलब है आधा है और ये पूरा है। ये हो गई र की दो विशेषता। र आधा है तो वो ऊपर बैठेगा और यदि र पूरा है तो वो नीचे लगेगा। आइए देखते हैं जो संयुक्ताक्षर है उनकी बात करते हैं। संयुक्ताक्षर जो मानक है वो ये 4 माने जाते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। इनके अलावा भी संयुक्ताक्षर हैं और एक चौथा जो है वो है श्रय। क्षत्रज्ञ और श्रय, ये 4 संयुक्ताक्षर माने जाते हैं। परीक्षा में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि संयुक्ताक्षर कितने हैं, तो हमें क्या बताना है, ये 4 संयुक्ताक्षर। न की मैं यहां बात कर रहा हूं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की बात करेंगे स्वर की क्लास में। यहां बात कर रहे हैं संयुक्ताक्षर। इनके अतिरिक्त भी संयुक्ताक्षर हैं, इन पर भी अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले ये देखें, ये एक संयुक्ताक्षर है। तो ये जो कहता है जिसको बोलते हैं शक्ति, व्यक्ति, तो ये कितय का जब विग्रह करेंगे आधा क और फिर तय। जैसे ये जो है इसमें से ये है आधा क, ये आधे क का सिंबल है, ये वाला और ये वाला, जबकि ये जो है वो तय है। ये जो पाई जिसको कहा जाता है पाई, ये पाई है ए का प्रतीक। जिस तरह से क में ये आ का प्रतीक है, ये क में ऊ का प्रतीक है, ये क में ई का प्रतीक है, उसी तरह से ये क में ए का प्रतीक है। ये जो पाई होती है, ए की अलग से कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। इसके अलावा यदि कहीं पर केवल तय लिखा हुआ है और तय के यहां डंडा है, जैसे कुत्ता शब्द में, इससे एक बात और याद आ गई, यदि हमें लिखना है कर्ता, तो कर्ता के यहां डंडा लगाएं या नहीं लगाएं, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? 99% स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो होगा कि तय के तो डंडा आएगा। कारण क्या है, जब कोई चीज गलत प्रचलन में होती है, किताबों में लिखा हुआ रहता है, छपा हुआ रहता है, उसको देखने की आदत रहती है, आंखों का अभ्यास रहता है, मस्तिष्क का अभ्यास रहता है, तो आउटपुट व्यवहार भी वैसा ही करते हैं। ध्यान ये रखना है, कर्ता उसे कहते हैं जो काम करने वाला हो, कार्य को करने वाला कर्ता। अब जो काम करने वाला है
बेचारे के उसी के डंडा लगाओगे आप, गलत हो गया वो। कर्ता शब्द ये गलत है, ये राइट है कर्ता। तय के कभी भी डंडा नहीं लगाना है, तो काम करने वाले के डंडा नहीं लगाना है। अब बहुत सारे लोग ये भी करे होंगे, हमने तो आज तक यही देखा है, गलत देखा है। किसी मानक शब्दकोश में, किसी स्टैंडर्ड की कोई पाठ्य पुस्तक में, उसमें देखें आपको तय के डंडा नहीं मिलेगा। तो कर्ता शब्द, इसलिए मैंने उदाहरण दिया था कुत्ता। तय के जो डंडा है इसका मतलब हो गया आधा तय और फिर पूरा तय। तो पूरे तय के लिए आप इस तरह से लिखें। एक संयुक्ताक्षर और है प्रचलन में, इसमें ये वाला राइट है। एक संयुक्ताक्षर और प्रचलन में है, वो है ये। जो विद्यालय में हम दे का प्रयोग करते हैं, खूब सारे लोग और ज्यादातर लोग बोलते हैं विद्यालय, ये ध्या है ही नहीं, यह है विद्यालय। और इसको इस तरह से लिखा जाता था, ये देखें आप, ये द और फिर यह। जैसा कि मैंने बताया था, यदि कहीं पर जैसे है के नीचे ये यह लिखा हुआ है, इसका मतलब है आधा और यह पूरा है, तो वहां पर भी क्या हो गया, द आधा और ये, उसको हम धीरे धीरे ऐसे लिखने लग गए। ये वास्तव में इस तरह से था। देखिए आप, इसकी बनावट कितनी खूबसूरत, ये द और फिर ये यह, तो ये था दे, और उसको हमने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया। तो ये यहां पर क्या है, आधा दे और फिर यह, आधा दे और फिर यह पूरा। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इसको इस तरह से लिख दें, यानी जहां भी जितने भी हमने वर्ण विश्लेषण किया उसमें आगे स्वर नहीं लिखे, काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वर्ण विश्लेषण कर रहे हैं तो पूरा वर्ण विश्लेषण ये होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इन पर लौटते हैं, क्षय त्रैज्ञ। तो ये जो क्षय है इसका वर्ण विश्लेषण होता है क्षय और ए। अब कई किताबों में इस तरह से लिखा हुआ, गलत नहीं है वो ये कहना चाह रहा था कि और क्षय षटकोण का मिलकर के क्षय बनता है। लेकिन जब वर्ण विश्लेषण करना है तो हमें पूरी तरह से करना है। इसके बाद में देखिए त्रय, तय और उसमें र लगा हुआ है, क्योंकि ये है क्या, ये त्रय त्रिशूल जो इस तरह से हम लिखते हैं, ये है क्या, ये तय में ही र लगा हुआ है, तय और फिर उसमें र लिखा हुआ है। ये क्या है, बहुत विचित्र बात और बहुत विवादास्पद, ये अब विवादास्पद होने लग गया है। क्यों, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में एक लाइन लिखी हुई है जिसका अर्थ कई जो हिंदी के विद्वान है वो उसका गलत अर्थ या अधूरा अर्थ निकाल करके और एक भ्रांति ने जन्म ले लिया। ये इसी बार जो नई पाठ्यपुस्तक आई है उसने एक लाइन जोड़ दी। देखो सबसे पहले तो इसका उच्चारण क्या है, हम सब गलत करते हैं इसका उच्चारण, इसका गलत करते हैं, हम इसका भी गलत उच्चारण करते हैं, क ख ग ग वो डे है ही नहीं, क ख ग ग। ये हम वर्ण विचार में जब व्यंजन वर्गीकरण पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, क ख ग ग डे ही नहीं, वो डे दूसरी ध्वनि है और उसका भी कहाँ स्थान होना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो लेकिन हम सब बोलते हैं क ख ग ग। ठीक उसी तरह से इसका उच्चारण है जै। बाबा रामदेव के आप कभी भी उनका जब भी वो योग का वो उनका कार्यक्रम आता है आप सुनना, वो ये बोलते हैं ज्ञान विज्ञान की बातें, ये गे है ही नहीं, इसका उच्चारण है जै। देवनागरी लिपि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, वैसी पढ़ी जाती है, वैसी सुनी जाती है, वैसी जैसी लिखी जाएगी वैसी बोली जाएगी। और ये आरपीएससी का प्रिय क्वेश्चन है ये, जिसको हम कह सकते हैं बेजा इंपॉर्टेंट। ये केवल इंपॉर्टेंट नहीं, बेजा इंपॉर्टेंट है, बेजा इंपॉर्टेंट। और ये इसका जो वर्ण विश्लेषण है वो पता है क्या होगा, आधा जय और फिर ये पूरा ये, इसलिए उसमें स्वर का मिलना अनिवार्य है। अब जो एनसीईआरटी वाली बात बता रहा था मैं, वो क्या थी, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में लिखा हुआ है आधा ग प्लस ये ब्रैकेट में लिख करके और फिर लाइन लिखी है कि हम वर्तमान में इसका उच्चारण इस तरह से करने लग गए। तो वो क्या कहना चाह रहा है, बेचारा ये कहना चाह रहा है कि उसका उच्चारण गे की तरह करने लग गए हैं। तो वो लिखी इस साल है, बाकी हम तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं गे, अब इस साल लिख दी इसलिए लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि इसका उच्चारण, परीक्षा में आधा ग और यह कर दिया तो आपका जो ज्ञान है जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, वास्तव में उसका उच्चारण ज्ञान है। तो उसका उच्चारण ज्ञान जो है करने लगे,
वो ज्ञान आपका बिगड़ जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा। अगर परीक्षा में आता गया और यहाँ यह किसी ने एनसीईआरटी में लिखे हुए के अनुसार और कुछ कहते हैं ये देखो सर ये लिखा हुआ था गया और ये देखो लिखा क्या है उसको पढ़ो, वो ये लिखा हुआ है कि हम उसका उच्चारण इस तरह से करने लग गए, तो उसमें लिखी हुई को पढ़ करके आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हो उसकी आवश्यकता ही कहां है। हम कर रहे हैं ना ज्ञान ज्ञ, तो उसको पढ़े हुए को लिखा, अब पता लगा क्या आपको, आप इसको मार्कर बोलते हैं। अब ये बात कहीं किताब में पढ़ी कि हम जिससे बोर्ड पर लिखते हैं उसे मार्कर कहते हैं, और आप बड़े उससे सरप्राइज हो रहे हो, अरे इसको मार्कर इसको कहते हैं। तो ये तो इतने दिन ही आप इसी को ही तो कह रहे थे मार्कर, उसमें कहीं कोई आपके ताज्जुब वाली बात नहीं, आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हम उसका उच्चारण जय करने लग गए। तो ये देखिए जय प्लस य प्लस ए। अब ये इस पर हम चर्चा फिर थोड़ी देर बाद में करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, हमारे ज्ञान की दृष्टि से भी। अब हम देख रहे हैं री का उच्चारण। अगर किसी भी वर्ण में री की मात्रा लगी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ण विश्लेषण के अकॉर्डिंग सर्वाधिक गलत होने वाली जो बात है वो, यदि क्री है तो उसका वर्ण विश्लेषण करना है कै प्लस री। संस्कृत में दो री प्रचलन में है, एक तो ये वाला री और एक ये वाला री। ये छोटा री है ये बड़ा री है, लेकिन हमें हिंदी में ये प्रचलन में नहीं है, केवल ये प्रचलन में है। तो ये जो री है केवल एक री प्रचलन में है हिंदी में, कै प्लस री। इसके अलावा कहीं पर भी रे ई डालने की आवश्यकता नहीं है, कै प्लस री। इसका अर्थ क्या हो गया, यदि आपको दै के नीचे हलंत और री लिखा हुआ है तो उसका सीधा सा क्या करना है, द्री। यदि कहीं पर प्री लिखा हुआ है तो वर्ण विश्लेषण क्या करना है, पै प्लस री। किसी एक बात के लिए 3 एग्जाम्पल मेरे हिसाब से पर्याप्त होने चाहिए। अब समझ जाना ये गलती नहीं करनी है। आगे वाली बात देखते हैं। यदि किसी भी व्यंजन के आगे विसर्ग का चिन्ह है, यदि किसी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, उसका वर्ण विश्लेषण करते समय कै प्लस ए प्लस विसर्ग को अलग से लिखना है। क्यों लिखना है अलग से, स्वर के साथ पढ़ेंगे, ये अयोग वाह ध्वनियां हैं, इनका योग होता ही नहीं है। जो मानक शब्दकोश तैयार होता है वो कुछ इसी पैटर्न पर हुआ है। और इससे फायदा क्या होगा, इससे ये लाभ होगा कि जब हम शब्दकोश पर पहुंचेंगे उस समय इसकी उपयोगिता पता लगेगी कि वास्तव में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कै प्लस ए प्लस बिंदी अलग से लिखनी है। तो आप समझ गए होंगे, यदि कहीं पर कै के ऊपर चंद्र बिंदु है तो उसको भी अलग से लिखना है। फिर उसकी शब्दकोश में काम याद रखना, जो ही आप, अगर आज की क्लास में आपने शब्दकोश नहीं सीखा तो आपका पढ़ना बेकार, मेरा पढ़ाना बेकार। इसका मतलब आज की इस क्लास में हम शब्दकोश बड़े आराम से तैयार कर लेंगे। जो ही ये वर्ण विश्लेषण हुआ इसका मतलब आप सीख गए शब्दकोश कैसे, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, या जो लोग लिखने में विश्वास करते हैं। अब फिर हम आगे देखते हैं। जो एक बात छोड़ दी थी वो तो ये थी कि यदि किसी व्यंजन के ऊपर अनुनासिक जिसको कहा जाता है, तो भी आपको वर्ण विश्लेषण करते समय क्या करना है, कै प्लस ए प्लस और फिर अनुनासिक को अलग से लिखना है। प्रत्येक ध्वनि को अलग लिखना सीख लें, और ये सीखते ही शब्दकोश मेरे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीख चुके, बस उसको केवल एक बार अप्लाई करके बताना है। अब यदि देखें, एक जो बात बच गई, आप में से कितने लोग ऐसे जो जानते हैं छोटा रू क्या होता है और बड़ा रू क्या होता है। कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी स्टूडेंट को कै के बाद में क्या आता है वो नहीं पता है तो तुरंत ये स्वीकार करना चाहिए अपने मन से कि हाँ मुझे नहीं आता। कभी हमें भी नहीं पता था छोटा रू और बड़ा रू क्या होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी बात को कभी न कभी पहली बार सीखता है। ये छोटा रू है और ये बड़ा रू है। देखें, ये छोटा रू
और ये बड़ा रू। मुबारक हो जी, आज आप सीख गए छोटा रू और बड़ा रू किसे कहते हैं। तो ये छोटे रू में सीधी सी बात है रे प्लस उ, और बड़े रू में रे प्लस बड़ा उ। ये इस तरह से उसका वर्ण विश्लेषण करना है या वर्ण विच्छेद करना है। कहाँ काम आएगा शब्दकोश के लिए, कहाँ काम आएगा संधि के लिए। संधि भी इसके बिना उस पर मास्टरी नहीं हासिल कर सकते हैं, केवल रटा जा सकता है इस शब्द की ये संधि, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, पर इसका तो पता नहीं, पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये चीज आती है, पैटर्न आता है, संधि का जो सॉफ्टवेयर है वो हाथ में आ गया, तो एक शब्द की अगर संधि आती है तो सब की आती है। फिर आगे देखें, वर्ण विश्लेषण से संबंधित कोई बात रही नहीं है, फिर भी अगर कहीं पर भी कोई ध्वनि आदि है तो उसे हलंत लगाना है, यदि पूरी है तो उसमें से स्वर जरूर निकालना है। अब मात्रा सहित देख लेते हैं हम। मान लो ये एक है और उसका वर्ण विश्लेषण करना है तो हम क्या करेंगे, कै प्लस ई करेंगे। यदि इस तरह से लिखा हुआ है पृथक और इस पूरे का वर्ण विश्लेषण करना है तो हम क्या करेंगे, पै प्लस री। थे का वर्ण विश्लेषण क्या करेंगे, थे प्लस ए प्लस कै प्लस ए। ये हो गया जी हमारा वर्ण विश्लेषण। अब जो एक बात और है वो बच गई थी, वो श वाली। देखें, क्या आपने कहीं पर ऐसा पढ़ा है श्लेष, क्या आपने कहीं पर इस तरह से पढ़ा है श्लोक? यदि पढ़ा है संस्कृत की किताबों में तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पढ़ा तो आज देख लें। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है श्लेष को हम इस तरह से लिख सकते हैं और श्लोक को भी इस तरह से लिख सकते हैं, जिससे कौन सी बात हमें पता लगी है कि ये वाला जो श है वो ये वाला है, ये वाला जो श है आधा श जिसको हम बोलते हैं वो ये है। अब एक कि जब हम आधे पै को इस तरह से लिखते हैं और उसमें फिर जो पाई लगाते हैं, ये हो गया पूरा पै। तो ये जो आधा श है यदि इसमें पाई लगा दी जाए तो वो क्या हो गया, वो पूरा श हो गया। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी बात और समझ रहे हैं। इस कैमे में र लगा दूं और अब मैंने लगा दिया री, क्या हो गया, गलत हो गया। और क्या हो गया, क्योंकि हम रे और री दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। कारण क्या है उसका, उसमें जो टेक्निकल मिस्टेक होती है वो ये होती है कि कै में जब रे पूरा है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से वर्ण विश्लेषण करेंगे, और फिर री और है इसलिए हम री और लिखेंगे। अब गड़बड़ क्या हो गई, अब ये हो गया, ये काम वहां हो गया, क्योंकि ये दो स्वर एक साथ कभी नहीं आ सकते। यदि आपका वर्ण विश्लेषण करते समय दो स्वर एक साथ यदि आपके आगे, क्योंकि री भी तो स्वर है ना, इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि मैंने गलत वर्ण विश्लेषण कर दिया है। तो रे और री एक साथ नहीं आ सकते। तो बताओ, इसमें रे और री, क्योंकि अब जो ये पाई है वो श के लिए नहीं रे के लिए होगी, क्योंकि रे पूरा हो गया। जिस तरह से प्रे में हमने पढ़ा था पे आधा रे पूरा है, उसी तरह से श आधा रे पूरा है, और फिर री और लगा दिया। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि श आधा फिर रे पूरा और फिर उसमें री लगाने से दो स्वर एक साथ हो गए, जो गलत हो गया। अतः दुनिया का कोई सा भी ऐसा शब्द श्रृंगार या फिर श्रीगाल या फिर श्रृंखला, ये सभी शब्द परीक्षा की दृष्टि में, जब भी वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी के लिए जब पूछे जाते हैं तो सब गलत हो गए। राइट क्या होगा, श्रृंगार, श्रीगाल, श्रृंखला। अब आप तो कहीं देख लें फला श्रृंगार स्टोर, गलत है वो, रे और री दोनों लिखा हुआ रहता है। तो ये गलत प्रचलन में, इसीलिए वर्तनी में ये शब्द पूछे जाते हैं। या फिर ऐसा शब्द लिखे जहां श्रेय हो, श्रवण, श्रावक, उसमें री नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा। या तो इस तरह के शब्द होंगे या इस तरह के शब्द होंगे। तो इसका सही वर्ण विश्लेषण क्या होगा,
वो क्यों राइट है विश्लेषण, उसको आप यहां देखें, श्लोक ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो ये जो श है, इसका जब भी वर्ण विश्लेषण पूछा जाता है तो क्या होगा, श आधा और फिर उसमें ए पूरा। यदि श्री का वर्ण विश्लेषण पूछा जाता है तो श आधा और री पूरा। यदि इस श्रेय का वर्ण विश्लेषण पूछा जाए तो श प्लस ए प्लस से प्लस रे प्लस ए, क्योंकि श तो आधा है, तो इनका वर्ण विश्लेषण इस तरह से होना चाहिए। यदि वर्ण विश्लेषण आपके बात समझ में आ गई, देखें आप किस तरह से छोटी से बड़ी बात बन गई। ये जो छोटी से बड़ी बात बनी थी, ये 5 शब्द है, पांचों का सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ण विश्लेषण करेंगे। और यदि वर्ण विश्लेषण करेंगे तो पृथक का जो मैंने आपको बताया था सर्वाधिक गलती होने के चांस होते हैं वो ये होता है। यदि री की मात्रा है तो तुरंत आप उसमें री लगाएं, प प्लस री, उसके बाद में थ प्लस ए प्लस क ए। आगे मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अपना काम यही हो जाएगा। प्यार शब्द में प के नीचे अलंत, आगे स्वर नहीं आएगा, ये प्लस आ प्लस रे प्लस ए। पंत में प नीचे अलंत प्लस ए प्लस अनुस्वार और उसके बाद में त ए। प्रणेता शब्द में प आधा है और रे पूरा है, और इस रे में ए मिलाएंगे, स्वर मिलेगा। फिर आगे ए त आ। पहनावा शब्द में प के हलंत और उसके बाद में ए, फिर है, फिर ए, ने आ वे आ। इस तरह से इनका वर्ण विश्लेषण होगा। 5 जगह प है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। जब पांचों जगह प है इसलिए हम आगे बढ़े। अब आप देखें, इनमें से पांचों जगह में से जो सबसे पहले सिखाई जाने वाली ध्वनि है वो है ए, लेकिन ए 2 स्थान पर है इसलिए इनका निर्णय और आगे से होगा। दोनों जगह कॉमन हुआ, आगे बढ़े। यहां बिंदी है और यहां है। यहां है और बिंदी में से पहले बिंदी सिखाई जाती है, इसलिए ये तो हो गया 1 नंबर पर, ये जो है वो 1 नंबर पर, और ये हो गया 2 नंबर पर। 3 4 5 नंबर 3 4 5 के लिए हमें वापस यहां देखना पड़ेगा इन तीनों शब्दों को। यहां ये से यज्ञ है, यहां री है, यहां रह है। इन तीनों में से पहले री सिखाया जाता है क्योंकि री एक स्वर है, इसलिए 3 नंबर पर। और उसके बाद में यह और रह में से यह जो है वो पहले सिखाया जाता है, ये 4 नंबर पर, और रह जो है वो 5 नंबर पर। यदि कुछ बात समझ में आई हो तो और आगे बढ़ते हैं, और यदि नहीं समझ में आई तो फिर से समझने का प्रयास करें एक नए उदाहरण के साथ। एक शब्द है द्रव, दूसरा शब्द है दया, तीसरा शब्द है दंग, और चौथा शब्द है ज्ञावा, जो विद्यालय में द्या लिखते हैं वो वाला, और 5वां शब्द है दृग। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका वर्ण विश्लेषण, वर्ण विच्छेद। द प्लस रे प्लस ए प्लस वे प्लस ए। दया शब्द जो है वो द प्लस ए प्लस ये प्लस आ। दंग शब्द में द प्लस ए प्लस अनुस्वार, आगे ग ए। मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अपना काम यहीं से हो जाएगा। उसके बाद में देखें द्यावा शब्द, द्यावा शब्द में द आधा है और उसके बाद में ये, और फिर आखिरी मात्रा। दृग शब्द में द में सीधा री मिलाना है और फिर ग ए। 5 जगह द है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहां पर द के अतिरिक्त कोई वर्ण होता, फॉर एग्जाम्पल यदि यहां होता कृष्ण तो यहां क्या होता तो उसको पहले ले लेते। यहां कृष्ण शब्द होता तो यहां सबसे पहले क्या लिखा जाता है इसलिए वो नंबर 1 पर हो जाता। और यदि यहां पर नृत्य शब्द होता तो यहां सबसे पहले न लिखा जाता, तो भी फैसला हो जाता कि ये सबसे बाद में आएगा, ये 5 नंबर पर आएगा। लेकिन यहां शब्द है दृग, तो समान होने के कारण से
यहां से इनका निर्णय नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़े तो यहां रे, यहां ए, ये और री, इन पांचों में से दो जो ए है, दो स्थान पर ए सबसे पहले सिखाया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, दो कॉमन हो गए इसलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े कि यहां है बिंदी, यहां है ये, बिंदी पहले सिखाई जाती है नंबर 1 पर और ये नंबर 2 पर। 3 4 5 स्थान 3 4 5 के लिए वापस यहां लौटेंगे। री जो है वो ये और र से पहले सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में र से पहले नंबर ये का, इसलिए 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर। ये इनका स्थान निर्धारित हो गया। ये कभी पटवार में बहुत पूछा जाता था प्रश्न, रीट और फर्स्ट ग्रेड हिंदी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आया है और आता रहेगा, ये अलग से सिलेबस में दिया हुआ है। इन दोनों एग्जाम्पल को आप पुनः देखें और दोनों एग्जाम्पल से दो तरह के निष्कर्ष। नंबर 1, मैं यहां निष्कर्ष लिख रहा हूं कि इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है। इससे दो निष्कर्ष निकल रहे हैं। निष्कर्ष नंबर 1, आप दोनों ही स्थान पर देखें, जो 1 नंबर पर आया है और 1 नंबर पर कौन सा आया है, इसमें तो आया पंत। ये जो पंत है इस पर आप देखें ऊपर बिंदी है। दूसरा जो प्रश्न था उसमें नंबर 1 पर आया दंग और इस पर भी बिंदी है। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1, अनुस्वार वाला सबसे पहले, ये पहला निष्कर्ष हो गया, अनुस्वार वाला सबसे पहले। नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 2, यहां आप देखें इस प्रश्न के अंदर सबसे बाद में कौन सा आया था, सबसे बाद में आया था ये 5 नंबर पर प्रणेता, और इस प्रणेता शब्द में प आधा है, प्रणेता शब्द में प आधा है। दूसरे वाले प्रश्न में देखते हैं, यहां सबसे अंत में आया था द्रव शब्द नंबर 5 पर और इसमें द आधा है। इसका मतलब दूसरा जो निष्कर्ष है वो ये है, आधा वाला या आधे अक्षर वाला सबसे अंत में, आधे अक्षर वाला सबसे अंत में। ये दो निष्कर्ष हो गए जी। अब आप किसी भी प्रश्न, जैसे मान लो यदि आपसे मैं पूछ लूं कि कंचन, कमल, इनमें सबसे पहले क्या आएगा, और 3 शब्द है क्या, एक क्या शब्द और लिखा है मैंने, कंचन शब्द जिस पर बिंदी है वो 1 नंबर पर आएगा, क्या शब्द में क्या आधा इसलिए वो सबसे अंत में आएगा, वो 3 नंबर पर आएगा। इससे हमारा काम यदि परीक्षा में शीघ्रता से करना हो तो हमारा काम जल्दी इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई है उसको वापस यदि मैं चेक करूं, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताएं कि एक शब्द है कंद और एक शब्द है पत्थर और एक शब्द है दंग, इनका आप स्थान निर्धारण करें तो आप क्या करेंगे, जो बिंदी वाला है वो सबसे पहले, तो बिंदी इस पर भी है और इस पर भी है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये कै पर बिंदी है और ये द पर बिंदी है। कै पहले आता है इसलिए 1 नंबर पर, द बाद में आता है इसलिए 2 नंबर पर, और पै जो है वो बाद में आएगा 3 नंबर पर। यहां तक कोई त्रुटि नहीं होगी। त्रुटि कहां होगी, कहां संभावना है त्रुटि की, एक शब्द है पंत और एक शब्द है दगा, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा। बहुत सारे लोगों का उत्तर है कि जो पंत है वो पहले आएगा और दगा बाद में आएगा। ये गलत हो गया, ये जो उत्तर है वो गलत हो गया।
और क्यों गलत हो गया उसको देखें। यदि पंक्ति का वर्ण विश्लेषण करना है तो हम करेंगे प प्लस ए प्लस बिंदी, और दगा का वर्ण विश्लेषण करेंगे द प्लस ए प्लस आगे ग और आ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों में से चेक करेंगे। प और द में से पहले क्या आता है, कक हरे में द पहले सिखाया जाता है। यही निर्णय हो गया कि दगा जो शब्द है वो नंबर 1 पर आएगा, और जो पंत है जो प है वो बाद में आता है, इसलिए 2 नंबर पर। यहां फैसला अनुस्वार यानी बिंदी नहीं करेगी। बिंदी पर हम पहुंचे नहीं, उससे पहले ही निर्णय हो चुका। तो फिर ये इस निष्कर्ष का मतलब क्या कि अनुस्वार वाला सबसे पहले, क्या ये निष्कर्ष गलत था? जी नहीं, ये तब लागू होगा जब यहां समान वर्ण हो। यदि शब्द है पंत और दूसरा शब्द है पथ तो वो चीज लागू होगी। ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर। यदि समान वर्ण है तो हमें देखना है बिंदी वाला पहले है और बिना बिंदी वाला बाद में। ध्यान रखना आपको, जब तक आप किसी भी जो कोई भी इस तरह का प्रकरण होता है उससे संबंधित हम 5, 10, 15, 20 एग्जाम्पल स्वयं नहीं करते हैं, तब तक उस पर अच्छी तरह पकड़ नहीं होती है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल मेरी तरफ से बताने का प्रयास किया है। आगे वाली क्लास में भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले ध्यान रखना, जब भी कोई प्रकरण पूरा होता है उसके तुरंत बाद में टेस्ट जो सीरीज वो यहाँ उपलब्ध है, तो आप उसको भी एक बार जरूर देखें। जितने भी जो प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं उनको शामिल करते हुए वो टेस्ट सीरीज तैयार की हुई है। और हमारा जो काफी अनुभव, उस अनुभव का उसमें काफी सहारा लेते हुए, और जितने भी जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर हमें लगता है कि ये और आ सकते हैं, क्योंकि अब तक बाहर जाते नहीं है प्रश्न वही लगभग रिपीट होते हैं, तो उनको लेकर के और उनका संकलन करके हमने वो टेस्ट सीरीज तैयार की है। उसका हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद।